जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम का तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट दिए हुए हैं और मैं आपको बता दूं कि ये जो पांचों पार्ट है, पांचों पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जामिनेशन में ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनसे भी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप बोलें और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को आप लाइक तो ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का हम फर्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को देखें कि क्वेश्चन नंबर 4 में दिया क्या है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। नीचे जो समस्याएं दी गई हैं, प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि नीचे जो समस्याएं दी गई हैं उन समस्याओं का रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व में हों तो हल अस्तित्व में तभी होगा जब इनका केवल एक और एक अद्वितीय हल होगा। एक और एक केवल अद्वितीय हल तब होता है जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, तभी एक अद्वितीय हल होगा। और दिया है किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपके लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणन विधि से ही आप करेंगे। यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, विलोपन विधि से हल कीजिए, ग्राफी विधि से हल कीजिए, वज्र गुणन विधि से हल कीजिए, जिस विधि से आपको मन करे उस विधि से हल कीजिए। फिलहाल चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या दिया है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। देखिए, ये कहा जा रहा है कि कोई छात्रावास है जिसमें छात्र रह करके अपना अध्ययन करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि मासिक व्यय यानी एक महीने में जितना खर्च हो रहा है उसका एक भाग फिक्स है कि इतना आपको जमा करना ही करना है हर हालत में। लेकिन दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा ये कह रहा है कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने दिन भोजन लिए। तो अब जो है दिया है कि जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है, महीने में कोई विद्यार्थी ए है जो 20 दिन भोजन करता है और छात्रावास को 1000 रुपये अदा करता है, जमा करता है, जबकि एक विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के लिए वो 1180 रुपये अदा करता है। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि नियत व्यय यानी जो फिक्स एक रेंट होता है कि आपको इतना हर हालत में देना ही देना है और उसके अतिरिक्त अगर भोजन करेंगे तो भोजन करने का आपको अलग देना है। हम मान लेते हैं कि छात्रावास का नियत व्यय रुपया x है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य रुपया y है। हम मान लेते हैं, लिख लिया जाएगा। माना छात्रावास का
माना छात्रावास का नियत व्यय रुपया यक्स एवं प्रतिदिन के भोजन का मूल्य रुपया वाई है। अब चलिए, हमने मान लिया कि छात्रावास का जो नियत व्यय है यानी यक्स रुपया फिक्स है, ये देना ही देना है आपको, और प्रतिदिन के भोजन का जो मूल्य है वो रुपया वाई है। अब प्रथम शर्त आपको दिया हुआ है। प्रथम शर्त क्या है? देखिए, नियत व्यय यक्स रुपया है तो आपको यक्स रुपया तो हर हालत में देना होगा। और जो विद्यार्थी ए है वह 20 दिन भोजन करता है तो एक दिन के भोजन का मूल्य है वाई रुपया। समझिए, एक दिन के भोजन का मूल्य है वाई रुपया और 20 दिन भोजन करता है तो 20 वाई हो जाएगा, 20 वाई हो जाएगा। और टोटल वह कितना अदा करता है? तो टोटल 1000 रुपये अदा करता है। मतलब यक्स रुपया तो जो फिक्स था उसको देना ही देना है, और 20 दिन का हो गया 20 वाई और टोटल हो गया आपका 1000 रुपया। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद हम द्वितीय शर्त देखेंगे। द्वितीय शर्त क्या है? तो द्वितीय शर्त देखा जाए, विद्यार्थी भी 26 दिन भोजन करता है तो देखिए वो जो फिक्स रेट है वो भी देगा और 26 दिन का 26 वाई हो जाएगा और टोटल वो 1180 रुपये अदा करता है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आपसे ये कह रहा है कि किसी भी विधि से इसको हल कीजिए और हल करके बताइए कि छात्रावास का नियत व्यय क्या है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इन दोनों समीकरणों को। तो हम लोग क्यों न विलोपन विधि अपना लें, क्योंकि यक्स यहाँ भी यक्स है, जब माइनस करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। देखिए यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा और ये देखिए 20 माइनस 26 -6 वाई हो जाएगा और ये 1000 है और यहाँ पर 1180 है। माइनस कर दीजिए 1000 में से 1180 तो -180 हो जाएगा और फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो 180/6 हो जाएगा। अब 6 से इसको कट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 30, यानी y की जो वैल्यू निकली ये हो गई ₹30 और y क्या है? प्रतिदिन के भोजन का मूल्य है, यानी प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ₹30 होगा। अब जानते हैं, अब y की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में रख लीजिए या इक्वेशन 2 में रख लीजिए। तो y = 30 हम रख लेते हैं इक्वेशन 1 में। y = 30 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा जाए फिर देखिए क्या मिलेगा। ये x + 20 और y की वैल्यू है 30 = है 1000। फिर क्या मिलेगा? x प्लस यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 600 = ये हो गया 1000। तो x = 1000 - 600 और ये हो जाएगा = 400, यानी x = ₹400 हो जाएगा। आपसे यही पूछा जा रहा था कि नियत व्यय कितना होगा, नियत व्यय कितना होगा और
प्रतिदिन का खर्च कितना होगा भोजन का। तो यहाँ लास्ट में आप लिख देंगे यक्स की वैल्यू 400 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि आप उस हॉस्टल में भोजन करें या न करें, आपको 400 रुपये तो आपको जमा ही करना है। और अगर भोजन करेंगे तो प्रतिदिन आपको 30 रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा। तो यहाँ लास्ट में लिख लेंगे, हमारे पास जगह नहीं है, लास्ट में आप लिख लेंगे कि अतः छात्रावास का नियत व्यय रुपया 400 है तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य रुपया 30 है। अब इसके बाद हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो एक काम करेंगे, हम मान लेंगे कि भिन्न का अंश यक्स और हर वाई है, तो भिन्न हर अंश अपान हर होता है, यानी यक्स अपान वाई हो जाएगा। लिखा जाएगा माना भिन्न का अंश यक्स एवं हर वाई है। तो अब भिन्न क्या हो जाएगा? अब भिन्न हो जाएगा ये आपका यक्स अपान वाई। अब देखिए क्या कह रहा है कि अंश से 1 घटाया जा रहा है। अब हम लोग प्रथम शर्त देखेंगे कि प्रथम शर्त में क्या दिया हुआ है। हम लोग इसको देखें तो प्रथम शर्त आपको दिया हुआ है कि जब अंश से 1 घटाया जाता है, देखिए अंश यक्स है हर वाई है, तो अंश से 1 घटाया जाता है, यानी हर जितना है उतना ही रहेगा। अंश से केवल 1 घटाया जाता है तो यह भिन्न 1/3 हो जाता है। अब हम इसको सॉल्व कर लें बाबू। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये देखिए 3 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3x - 3 = हो जाएगा y। फिर y को हम पहले ला देते हैं, 3x - y = 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद हम द्वितीय शर्त को देखेंगे। द्वितीय शर्त में क्या दिया हुआ है? भिन्न 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, यानी अंश में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, हर में 8 जोड़ दिया जाता है। देखिए अंश यक्स था जैसे था वैसे ही है, और हर वाई था हर में 8 जोड़ दिया गया, तो ये भिन्न 1/4 हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके देखा जाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ हम करके लिख रहे हैं 4x = हो जाएगा y + 8। y को पहले ला देंगे, ये हो गया 4x - y = 8। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ भी हम लोग विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई करें, क्योंकि देखिए इक्वेशन 1 में भी y है, इक्वेशन 2 में भी y है। माइनस करेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ अलग लिख रहे हैं, 3x - y = 3, और ये है 4x - y = 8। हम माइनस कर देते हैं तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, y से y कैंसिल हो गया, 3x - 4x - x हो गया, और 3 - 8 - 5 हो जाएगा। तो अब माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, x = 5 हो जाएगा।
यक्स की वैल्यू 5 आ गई। अब यक्स की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, इक्वेशन 1 में रखिए या इक्वेशन 2 में रखिए। चलिए इक्वेशन 1 में रख देते हैं या लिख दिया जाएगा यक्स इजकल टू 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर हम रख देते हैं। फिर देखिए क्या मिलेगा, 3x के जगह पे 5 माइनस वाई इजकल टू 3। सॉल्व करिए तो ये 15 हो जाएगा और माइनस वाई इजकल टू 3। आगे बढ़ते हैं, माइनस वाई को हम बराबर के दूसरे तरफ ले जाएं, 3 को पहले ला देते हैं तो 15 माइनस 3 इजकल टू वाई। तो यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी 15 माइनस 3 12 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 5 मिली और y की वैल्यू 12 मिली। तो आपसे भिन्न पूछा जा रहा था, देखिए भिन्न यहाँ रख लेते हैं। x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है 12। आपसे यही पूछा जा रहा था कि भिन्न क्या होगा, तो भिन्न निकल गया, भिन्न 5/12 होगा। और ये क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ये जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट समाप्त होता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, दोनों पार्ट आप सबको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड से चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप बोलिएगा। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैथ के ये जो टर्म्स हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, ये सबको जानना अति आवश्यक है। आपको अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आएगी तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे और बेल आइकन को भी आप प्रेस करेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।